जय हिंद। चलो देखो, पिछले क्लास के भांति इस क्लास में भी जो है मात्र 5 मिनट में 20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्लास यानी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखो क्या है, पहला क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक और कैसा होता है, सीधा होता है। काल्पनिक और सीधा होता है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। हम बताए थे पिछली क्लास में भी बताए थे क्या कि निकट है और एक क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। एक क्या होता है, अवतल दर्पण, और एक होता है अवतल लेंस, एक होता है क्या, उत्तल लेंस। ठीक है, तो कहने का सिंपल सा है कि निकट में 3 अक्षर है, अवतल में कितना है, 4 है, तो ये सही है। दूर में 2 है और उत्तल में कितना है, 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 और 3, 3 और 4। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल दर्पण, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तर दर्पण। ठीक है, साथ ही साथ क्या कि जो दिखता है वही दोष होता है। यानी अगर मान लिया जाए कि निकट की वस्तु दिख रहा है तो हमको कौन सा दोष हो गया, निकट का, है ना। दूर की वस्तु दिख रहा है तो दूर का, यानी कहने का अर्थ निकट की वस्तु अगर दिख रहा है, दूर की वस्तु नहीं दिख रहा है, निकट दृष्टि दोष। दूर की वस्तु दिख रहा है, निकट की वस्तु नहीं दिख रहा है, तो दूर दृष्टि दोष। तो ये होता है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस, यानी जो मानव का आँख है तो उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है ना। बिंबांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो बिंबांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, यानी अमीटर जो होता है विद्युत परिपथ में किस माध्यम से जोड़ा जाता है, यानी कैसे जोड़ा जाता है, तो कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम। देखो कोई भी पथ होता है तो उसको जोड़ने के लिए 2 क्रम होता है, एक होता है समांतर क्रम, एक श्रेणी क्रम। ठीक है, तो समांतर क्रम ना इस क्या होता है, श्रेणी क्रम। अगर इसी को हम एक क्वेश्चन पूछ दें कि घर में जो बिजली का तार होता है बिछा हुआ कौन से क्रम में होता है, तो घर में जो बिजली बल्ब लगा होता है, ये सब पंखा हो गया, हीटर हो गया, ये सब जो लगा होता है किस क्रम में लगा होता है, तो वो क्या होता है, समांतर क्रम में होता है। जबकि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन यानी छठे क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा के मात्रक क्या है, कूलाम। और कूलाम को किससे डिनोट करते हैं, सी से। किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक को और हम क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी। ये बात भी ध्यान में रखना। तो किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा बनता है। अब देखो यहाँ पर दे रखा है CuO + H2, है ना। क्या दे रखा है, CuO + H2, है ना, और Cu + H2O। तो कहने का अर्थ सिंपल सा है कि ये जो है कौन सी अभिक्रिया है, किस तरह का अभिक्रिया है, तो ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया की अगर बात करें, एक होता है अपचयन अभिक्रिया, है ना, एक रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। ठीक है, यानी अभिक्रिया, है ना, साथ ही साथ उपचयन अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है ये इस तरह का। तो CuO + H2, Cu + H2O क्या हो जाएगा, तो अपचयन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो कौन जो यौगिक बनता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत संयोजी। क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी कहते हैं। पीतल क्या है, तो पीतल एक प्रकार का क्या, मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु। कॉपर और टिन को मिलाकर हम क्या करते हैं, टिन यानी SN को मिलाकर हम क्या करते हैं, पीतल बनाते हैं। ठीक है, अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन, तो 11वां नंबर क्या है, तो कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। अगर कार्बन का क्या होता है, C हाइड्रोजन, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण होगा। अब देखो आवर्त सारणी के पहले वर्ग को क्या कहते हैं, तो देखो आवर्त सारणी थोड़ा सा हम देखते हैं कि आवर्त सारणी अब जब हम बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, है ना, कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ये पहला आवर्त, है ना, ये क्या होता है, थोड़ा सा है ना, पहला आवर्त, है ना, ये होता है दूसरा आवर्त। ठीक है, अगर हम अगले बात करें तो देखो कुछ इस प्रकार का होता है। तो पहला आवर्त है, तो पहला आवर्त में हाइड्रोजन, लिथियम ये सब होता है। उसी तरह दूसरा आवर्त हो गया, तो पहले आवर्त को हम क्या कहते हैं, तो पहले आवर्त को कहते हैं क्या,
क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, ठीक है। पहले आवर्त को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। उसी तरह दूसरे आवर्त को क्या कहते हैं? तो क्षारीय मृदा धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। अगर हम अगले बात करें क्या कि अंतिम जो आवर्त होता है, अंतिम आवर्त कहने का मतलब क्या माँ? 18वां। तो 18वें वर्ग को क्या कहते हैं? तो 18वें वर्ग को हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं निष्क्रिय गैस। क्या कहते हैं? निष्क्रिय हो गया, क्षारीय गैस हो गया, अक्रिय गैस हो गया, इसी को कहते हैं। यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन इसमें पाया जाता। तो कहने का अर्थ है आवर्त सारणी के पहले वर्ग के को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। अब यहाँ पर आवर्त सारणी की अगर बात हो ही गया तो वर्ग की संख्या कितनी होती है? वर्ग की संख्या कितनी होती है? 18। और आवर्त की अगर बात करेंगे तो आवर्त कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। सबसे पहले आवर्त सारणी किसने दिया था? डोबेराइनर ने दिया था। अगर हम आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले आवर्त सारणी किसने दिया था? डोबेराइनर ने दिया था। उसके बाद कौन दिया था? उसके बाद न्यूलैंड दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड दिया। उसके बाद कौन आया? मोसले। और उसके बाद जो आधुनिक, यानी कहने का अर्थ आवर्त सारणी किसने दिया? तो मोसले। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? तो मेंडलीफ ने दिया था, ठीक है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03%। वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% और ऑक्सीजन की मात्रा 21%, लगभग 21%। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछें तो 76%, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम NaOH क्या है? तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो एक क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार है। साथ ही साथ ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रागकोश में क्या पाया जाता है? तो प्रागकोश में क्या पाया जाता है? ब्रह्मदलपुंज पाया जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं, ठीक है। पादप हार्मोन एक उदाहरण, पादप हार्मोन का एक उदाहरण दे, यानी पादप हार्मोन का जो है एक उदाहरण देना है। तो क्या है? टेस्टोस्टेरोन। मनुष्य के शरीर की जो धड़कन की आवाज़ होती है कैसी होती है? मनुष्य, हम कहते हैं कि मनुष्य की आवाज़ जो आता है कैसा आता है? तो हम लोग कहते हैं धक 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 धक, नहीं, गलत बात है। मनुष्य का जो धड़कन का जो आवाज़ होता है कैसा होता है? लब डब लब डब लब डब, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। शुक्र वाहिका मानव के किस जनन तंत्र का भाग है? तो शुक्र वाहिका जो है मानव के किस जनन तंत्र का भाग है? तो पुरुष का भाग है। यानी शुक्र वाहिका किसका भाग है? पुरुष का भाग है। और इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। ये 20 क्वेश्चन, तो प्रत्येक दिन मात्र 5 मिनट में, है ना, 20 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, हर क्लास में। तो ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। साथ ही साथ जय हिंद।